नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राजभवन और सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं है। सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार संविधान में सुनिश्चित हैं। उसी के दायरे में हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने उनके सचिव सोनमणि बोरा को बिना बताए हटाए जाने और महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल नहीं हुए थे, जिसके चलते बैठक को रद्द करना पड़ा था। इन सब बातों को लेकर नाराजगी चल रही थी, जिसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। उन्होंने पत्र लिखा है राजभवन में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है उनको विश्वास में न लेकर काम कर रही है और उनको छूट मिलनी चाहिए कि वो जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति करें। देखिए, कोई विवाद नहीं है। सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार संविधान के माध्यम से सुनिश्चित है और उसी दायरे में रहकर हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित जोगी के चुनाव लड़ने से रोकने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को रोकने की बात नहीं है। मरवाही आरक्षित विधानसभा सीट है, उसमें वही चुनाव लड़ सकता है जो आदिवासी हो। जिसके पास आदिवासी का प्रमाण पत्र हो वही चुनाव लड़ेगा और ये काम निर्वाचन आयोग का काम है। इसके लिए अलग से नियम बनाए हुए हैं। इसमें किसी को रोकने की, किसी को छूट देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम लोग उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं। देखिए, कोई विवाद नहीं है। सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार संविधान के माध्यम से सुनिश्चित है और उसी दायरे में रहकर हमारी सरकार काम कर रही है। नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। वहीं अंतिम दिन से पहले बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने आज रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग सभी बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए धर्मलाल कौशिक को बाहर रुकने को कहा। इस मामले में विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने निर्वाचन अधिकारियों के नियमों का पालन किया है। ठीक से बोल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नवरात्रि के लिए मंदिरों पर पूजा अर्चना के लिए अनुमति नहीं मिलने से भक्तों की भावनाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस कोरोना काल में मंदिरालों की चिंता अधिक है, वहीं इसलिए वहां पर नियम कानून प्रभावी नहीं है। लेकिन जब मंदिरों में भक्तों की आस्था का प्रश्न आता है तो प्रदेश की सरकार को लॉकडाउन के नियमों की याद आती है। मंदिर से ज्यादा मंदिरालय छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन मंदिरों को लेकर लागू नियमों से जनता में काफी आक्रोशन भी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों के बीच प्रदेश सरकार को नवरात्रों के पावन अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था पूर्व से ही करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार को सहानुभूति पूर्व मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए विशेष नियमों के साथ दर्शन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए थी। मंदिर और मंदिरालय, इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है। नवरात्रि का पर्व आ गया है। यहां पर वर्षों से परंपरा रही है कि दीप प्रज्वलन करने का, दर्शन करने का, और इसके लिए सरकार के द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी करते जा रही है कि किसी भी प्रकार से मंदिर में जाके आप देवी का दर्शन ना कर सके। और आज जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से इसको लेकर के जनता के बीच में, दर्शनार्थियों के बीच में काफी आक्रोश है। और दूसरी तरफ जो मदुरा है
उसका महत्व सरकार के लिए ज्यादा है। मंदिर से ज्यादा महत्व मंत्रालय का है इस छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, और इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार के नियम कानून नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग वहां पर भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से दारू के पैसा के प्रति सरकार की मोह है, आंख मूंद लिए हैं। कोरोना फैलाने का काम यदि किसी ने किया है तो एक पार्ट उसका मंत्रालय का है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को जो उसके लिए प्रायोरिटी है मंदिर का नहीं है बल्कि मंत्रालय का है, और इसके कारण में छत्तीसगढ़ में आम लोगों में रोष पनपती जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि जब मंदिर के लिए आप विभिन्न प्रकार के नियम आप बना रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो आखिर मंत्रालय के लिए क्यों नहीं? केवल पैसे का मोह, और मोह के लिए सब कुछ आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कि आम जनता की जो जन भावना है और जन भावना को स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुरूप छूट दी जानी चाहिए ताकि लोग जाकर के मंदिर में दर्शन कर सकें। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये कांग्रेस का परंपरा गढ़ है और कांग्रेस पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। भाजपा बताए कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और हार का ठिकरा किसके सिर मरने की तैयारी कर रही है। मरवाही कांग्रेस पार्टी का परंपरागत गढ़ है और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से मरवाही उपचुनाव जीतेगी, यह कहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 20 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया, किसानों का कर्जा माफ किया है, 400 यूनिट में बिजली का बिल आधा हुआ है, मरवाही गौरेला पेंड्रा को जिला बनाया गया है, इसके बाद वहाँ के लोगों को यह भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार मरवाही को विकास की मुख्य धारा पर तेजी से लेकर जाएगी। वहीं दूसरी ओर कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मौजूदगी में भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म भरा। लोग वहां पर आए, लेकिन एक प्रकार की हताशा और निराशा थी। कार्यकर्ता यह जानना चाह रहे हैं और पूरा राजनीतिक हल्का भी यह जानना चाह रहा है कि भाजपा का चुनावी चेहरा कौन होगा। कांग्रेस पार्टी के चेहरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे, उनके कार्यशैली पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का चेहरा मोहन मरकाम होंगे, संगठन का ताकत होगा। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि मरवाही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे और किस काम के बलबूते पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, और हार होने के बाद किस चेहरे पर हार का ठीकरा फोड़ेगी। क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर लड़े गए और सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि मरवाही चुनाव में भाजपा का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव नामांकन में शामिल होने पहुंचे, जहां डॉक्टर के ध्रुव अपने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पेंड्रा के केशव वाटिका में आयोजित चुनावी सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं कांग्रेस के नामांकन के लिए पेंड्रा आया हूं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को विकास करने वाली सरकार बताया, जो गरीबों के लिए 35 किलो चावल और गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव को शिक्षित, सर्वगुण संपन्न और मरवाही विधानसभा क्षेत्र के निवासी और सेवा और संपूर्ण भाव वाला प्रत्याशी बताया। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अमित जोगी के जाति संबंध में कहा कि सभी पार्टी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, सिर्फ करनी और कथनी है भारतीय जनता पार्टी का और जोगी कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। थैंक यू। बात सिर्फ विकास की है तो 50 इतने सारे जो लाभकारी योजना 332 करोड़ की योजना जो दिए हैं, तो ये सीधे लाभ जन कल्याणकारी योजना है, सीधे आम जनता को लाभ पहुंचेगा, तो निश्चित है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा इंटीग्रेटेड डिजाइन डेवलपमेंट योजना के तहत महिलाओं को गोदना कला की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि महिलाएं इस कला की ओर भी निखार कर सकें। और इस योजना से महिलाओं के गोदना कला में सुधार तो होगा ही, साथ ही बाजार में बेहतर गोदना शिल्प के कपड़े भी उपलब्ध होंगे,
जिससे महिलाओं को बेहतर रोजगार भी मिलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की ये योजना इन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। ये ट्रेनिंग जो है इंटीग्रेटेड डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की योजना के तहत हो रही है। ये स्पॉन्सर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड इसको कंडक्ट कर रहा है। टेक्निकल डेवलपमेंट्स दिए जा रहे हैं। हमारा गोदना जो है वन ऑफ द रिचेस्ट क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ये एक्सपोर्ट मार्केट को टच नहीं कर पा रहा है और जो हमारे लोकल मार्केट्स भी हैं इंडियन मार्केट्स उसको टच नहीं कर पा रहा है। तो ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग हम इनको दे रहे हैं ताकि ये लोकल मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट में फ्लरिश कर सके। उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का काम अभी चल रहा है इसमें। सर इन डिज़ाइन प्रैक्टिस के बाद विद इन 10 डेज इनको प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे और एक मार्केट टेस्टिंग और डायरेक्ट टेस्ट मार्केटिंग के लिए इसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और ये फिलहाल 3 महीने की ट्रेनिंग है। 2011 से ट्रेनिंग की गाँव में गोदना को कपड़ा में देते हैं और कपड़ा में साड़ी बनाते हैं, सूट बनाते हैं और बेडशीट बनाते हैं और दीवार में भी डिजाइन देते हैं। कहीं कहीं बुलाते हैं बनाने के लिए, डिजाइन तो बनाते हैं जाके और स्टॉल लगता है जहाँ मेला उला वहाँ जाके हम लोग इसको स्टॉल में सजा के बेचते हैं। गोदना में ब्रश से कलर फैब्रिक कलर से बनाते हैं कपड़ा में और उसको हम लोग स्टॉल में लेके बेचते हैं कपड़ा। जो नहीं गोदना पेंटिंग का हो रहा है हम लोग का गलत है ना, वो छूट गया है थोड़ा सा। लाइनिंग ऐसे डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ये मतलब सीधा नहीं आ पाता है ना सब लोग का, इसलिए फिर से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मतलब हम लोग का गलती पीछे छूट गया है इसलिए। 10 साल से गोदना पेंटिंग में जुड़ी हुई हूँ और 10 साल से मैं लगातार काम करते आ रही हूँ। हम लोग मतलब एक कपड़ा बना के रखे रहते हैं घर में और प्रदर्शनी मेला लगता है, वहाँ भी हम लोग जाके मेला दुकान लगाकर बेचते हैं। मैं गई थी चंडीगढ़ प्रदर्शनी मेला और नया रायपुर राज्योत्सव में और पंडरी हाट और मतलब इन साल गई थी गुवाहाटी में और भिलाई में। यहाँ प्रदर्शनी करके आई हूँ और मेरे को मतलब स्टेट अवार्ड 2019 में मिला है। चलेगी अभी 3 महीने तक। मतलब गोदना का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मतलब पुराने ज़माने में हमारे सरगुजा के लोग शरीर में गोदना करवाते थे। अब आजकल जो है आजकल के महिला या लड़की जो है नहीं करवाते हैं शरीर में गोदना, इसलिए अब साड़ी दुपट्टा स्टॉल में गोदना मतलब जीवित रहने के लिए काला नहीं छिप जाने के कारण से कपड़े में करवा रहे हैं। गोदना शिल्प हमारे छत्तीसगढ़ सरगुजा में छिपते जा रहा था, इसलिए इसको आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पहले 2008 से कर रही हूँ। हाथ में पैर में वो पहले करते थे ना गांव में, अब छूटते जा रहा है इसलिए कपड़ा में ही लगाते हैं। वो मार्केट में ले जाते हैं। हम लोग का हाथ सप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग हाथ सप्लाई के लिए यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए। प्रारंभ 12/10/2020 से शुरू हुआ है। बहुत फायदा मिलेगा ऐसा लगता है जी। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों के दल ने बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र डोंडी अंतर्गत आधा दर्जन गांव के खेतों के खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि बीती रात को हाथियों का ये दल उनके घरों तक पहुंच गया था। हाथियों के इस दल से बचने पर वन विभाग के निर्देशों में रात को आग जलाने की तैयारी भी कर रही थी, परंतु उससे पहले ही हाथी द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा चुका था। अभी ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं वन विभाग द्वारा फसलों की क्षति का आकलन लगाना शुरू कर दिया गया है। जंगल तरफ से भड़भुंग बीट तरफ रही से बांस नर्सरी से
वो फेंसिंग तार मतलब खोल दिन चपरासी मन है और गेरिन बहुत आला अधिकारी भी आ रही से डीएफओ साहब वगैरह आ रही से ओकर बाद में फेंसिंग तार। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ।